राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों और 4 क्षेत्रीय संस्थाओं से लगभग 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रखा गया है, जिसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने पर विचार करना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विविधता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत में बदला है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शासन की हर योजना और सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को लास्ट माइल डिलीवरी से जोड़ते हुए कहा कि जब नीतियों का लाभ बिना भेदभाव हर नागरिक तक पहुंचता है, तभी लोकतंत्र सार्थक बनता है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है।
हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार को रिंग रोड से सटे बाबा वाले स्कूल के पास विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से गरीब असहायों की सेवा के लिए ऐसे भंडारे का आयोजन मार्बल व्यापारी मनोज सिन्हा, पुखराज जोशी व अन्य मार्बल व्यापारी सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर आयोजनकर्ताओं से बात की, जिन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा और व्यापारी भाइयों के सहयोग से ये आयोजन संभव हो सका है। ये विशाल भंडारा हमारे 9-10 दुकानदार भाई के मतलब सहयोग से, उनके सहयोग से करने वाले तो देखो जी ऊपर वाले बैठे हुए हैं, ये बस सारे के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और क्योंकि सबसे बड़ा दिन अच्छा आज का दिन है, एक द्वादशी भी है और अपना संक्रांति भी है, तो दोनों बड़ा पावन बेला है, तो इसलिए इस दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है, ये विशाल भंडारे का। और हम सभी से ये कहते हैं कि प्रसाद आए हैं तो प्रसाद ग्रहण करके जाएं और मतलब आगे विश्व में शांति रहे, लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है। 20-25 सालों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और ये कारवां रुकना नहीं है, ये चलता रहेगा। और क्योंकि ये उनकी ऊपर वाले की मर्जी है, जब तक उनकी इच्छा होगी, यदि इच्छा, तब तक हम ये कार्यक्रम में लगे रहेंगे। सभी भारतवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। भंडारा है जी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में आदि शंकराचार्य जी की संपूर्ण ग्रंथावली के गुजराती अनुवाद का विमोचन किया, जिसे सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य न केवल महान दार्शनिक थे, बल्कि उन्होंने चलते फिरते विश्वविद्यालय की भूमिका निभाते हुए चारों दिशाओं में सनातन धर्म का ध्वज ऊंचा किया और भारतीय पहचान स्थापित की। अमित शाह ने यह भी कहा कि यह गुजराती अनुवाद गुजरात के युवाओं के लिए आदि शंकराचार्य के ज्ञान को उनकी मातृभाषा में सुलभ बनाएगा तथा उनके जीवन और कार्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। उन्होंने बताया कि इन ग्रंथों में उस समय के समाज के सभी प्रश्नों के समाधान मिलते हैं और यह पुस्तकों की मौलिक उपलब्धता भारतीय सांस्कृतिक चेतना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आज आदि शंकर समग्र को 15 ग्रंथों में बांटकर प्रकाशित किया गया है। मुझे विश्वास है कि आदि शंकर का ये ज्ञान का सागर हमारे गुजराती युवाओं के लिए गोता लगाने के लिए आज से उपलब्ध है। इसका इनके जीवन पर और कामों पर, दोनों पर निश्चित रूप से असर दिखेगा। मित्रों, आदि शंकर अब एक प्रकार से 36 साल की आयु का वर्णन शब्दों में करना भी अपने आप में दिक्कत है, मगर उनके जन्म के पहले की एक घटना कहता हूं। शिव गुरु उनके पिता का नाम था, विशिष्टा देवी माता का नाम था। दोनों को संतान नहीं थी। जब ईश्वर से संतान मांगी तब ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने पूछा
कि दीर्घायु संतान चाहिए या सर्वज्ञ चाहिए, तब पिता शिव गुरु ने कहा कि मुझे सर्वज्ञ संतान चाहिए। शंकर की प्रागट्य ही ये बताता है कि इसका जीवन किसके लिए था, और साच अर्थ में ईश्वर का वो आशीर्वाद या जो विचार था पिता का वो फला, और इस देश को एक सर्वज्ञ संत उपलब्ध हुआ। और उनके इतने छोटे से कालखंड में अनेक कामों को उन्होंने न केवल किया, प्रस्तापित किया और संगठन बनाकर युगों युगों तक चलता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। मैं जब मेरी पोती को आदि शंकर की बात सुना रहा था, तब उसने कहा, बहुत क्यूरियोसिटी से कहा कि दादा आप कहते थे कि इतने साल पहले शंकर हुए और हमने कुंभ में अभी शंकराचार्य के पैर छुए, तो इतने साल कैसे कोई जी सकता है। वो बच्ची समझ नहीं सकती कि आदि शंकर ने परंपरा जो बनाई, युगों युगों तक सनातन की सेवा कर पाए, ऐसी परंपरा। अपने एक जीवन में काम करना, अपने एक जीवन का पूरा खर्च कर जीवन को खर्च कर काम को प्रस्तापित करना एक बात है, पर एक ही जीवन में ऐसी व्यवस्था कर जाना जो अनेक युगों तक वो व्यवस्था समाज का प्रबोधन करती रहे, ये बहुत बड़ी बात है। 7-8 साल की आयु में ही संपूर्ण वेदों का पूर्ण अध्ययन किया। 12 साल की आयु में शास्त्रवेत्ता हो गए। एक घटनाक्रम ने मां से संन्यास्त की आज्ञा ली और सन्यासी बनकर सत्य की खोज में, गुरु की खोज में निकले। जब गोविंद भगवत पाद के उनको दर्शन हुए मध्य प्रदेश के अंदर, और जब उनसे संवाद हुआ और जब परिचय पूछा, तब उन्होंने शिवोहम का एक प्रकार से विचार लिया। निर्वाण षटकम में इन्होंने अल्टीमेट ज्ञान देने का काम किया। हम सब मानते हैं, हम सब परंपरा से सनातनी हिंदू है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, ज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मगर मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब तक जितना ज्ञान इस सृष्टि पर उपलब्ध है, इसमें शिवोहम के ऊपर कुछ नहीं है। अभी तक जो उपलब्ध है उसमें अल्टीमेट है। और उन्होंने, गोविंद पाद ने उनको ब्रह्म ज्ञान और वेदांत दोनों की शिक्षा दी, और उनके दिए हुए ज्ञान से ही शंकराचार्य अनेक भाष्य लिख पाए। आज बहुत सारे लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए लोगों को भी हमने यहाँ आमंत्रित किया है। मैं सभी को विनंती करना चाहता हूँ कि ये जो परिश्रम हुआ है और ये जो ज्ञान को सरल कर अपनी भाषा में रखने का प्रयास किया है, वो विशेषकर हमारे युवाओं के साथ पहुंचे, किशोरों के पास पहुंचे और सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, यही अभ्यर्थना। फिर से एक बार प्रवीण भाई लहरी, सुरेश भाई और सुरेश सोनी जी और गौतम भाई, तीनों का मैं हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे। 15 जनवरी 2026 को जयपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में जवानों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय सेना हमेशा देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति में स्थिर दृढ़ता से खड़ी रहती है। उन्होंने सेना के अदम्य साहस, बलिदान तथा समर्पण को सलाम करते हुए कहा कि सैनिकों का जज्बा, देशभक्ति और सेवा की भावना कभी नहीं बदलती। सेना के सभी अधिकारीगण एवं मेरे बहादुर जवानों, साथियों, मैं जब आप सबकी आंखों में देखता हूं तो मुझे वह तेज दिखाई देता है, वह भरोसा दिखता है जो हमारे सेना के जवानों की असली पहचान है। आपने हर दौर में खुद को बदला है, खुद को आपने लगातार अपने को बेहतर बनाया है। साथियों, अभी कुछ ही महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
जो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस तरह से आपने युद्ध भूमि की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को उन्नत किया, वह अपने आप में अद्वितीय है। पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। आपकी वीरता ही थी कि दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर सका। वह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह उस भरोसे का प्रमाण था जो देश को भी अपनी सेनाओं पर है। एक बात पर आपने गौर किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे स्वदेशी हथियारों की सफलता की दृष्टि से भी एक मील का पत्थर बनकर उभरा है। हमारे सैनिकों ने स्वदेशी हथियारों के माध्यम से अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को एक बार फिर से रेखांकित किया है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए आत्मनिर्भर होना कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारी अनिवार्यता है। हम अब तक आत्मनिर्भरता की राह में काफी आगे बढ़े हैं, पर इससे बहुत आगे का रास्ता भी हमें तय करना है। वैसे हमारी सेनाओं ने खुद ही आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता के इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है, लेकिन इन प्रयासों में और भी तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी को एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत चाहिए और यह समय की जरूरत भी है। साथियों, हमारी सरकार का भी यही प्रयास है कि आपके हाथ में बेस्ट साजो सामान हो, जो भारत में बना हो, भारत की जरूरतों के मुताबिक बना हो। इसलिए हमने भी अपने ही देश में रक्षा उत्पादन पर बेहद गंभीरता से ध्यान दिया है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। पिछले 10 वर्षों में हमने जो मेहनत की है, उसका परिणाम आज हमें सामने दिखाई दे रहा है। 2014 में जहां हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 46,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, यानी हम लोग भारत में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपये के हथियार और साजो सामान बना पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह बहुत कम हुआ करता था। लगभग 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान हम दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर लगभग 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हमारे इन तमाम प्रयासों में हमारी सेनाओं ने बराबर साथ दिया है, सहयोग किया है, सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। साथियों, यह सदी हमारी है, आने वाला वक्त भी हमारा है, और हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे यह भी विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त करने में कामयाब होंगे। अंत में एक बार मैं फिर आप लोगों को आपके उत्तम कार्यों के लिए बधाई देता हूं और इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम इसी तरह मिलकर काम करते हुए भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। गुरुवार 15 जनवरी को जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया और उद्घाटन सत्र में साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण पर जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में उपस्थित लेखकों और साहित्यकारों से राष्ट्रीय गौरव और युवा प्रेरणा पर आधारित साहित्य रचने का आह्वान किया और साहित्य महोत्सव को ज्ञान का समर बताया। और क्या कहा इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने, आप भी सुने उनका संबोधन।
गुलाबी नगरी जयपुर की इस पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की यह धरती सदियों से ज्ञान, कला और संस्कृति की संभाग रही है और ये वो मिट्टी है कि यहाँ साहित्य की अद्भुत कलाएं हैं। ये फेस्टिवल मात्र एक साहित्य मेला नहीं बल्कि विचारों का महासमर है। ये दुनिया भर के विद्वान एक मंच पर आकर मिलते हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे अपार गर्व है और महसूस भी हो रहा है कि जयपुर एक बार फिर से साहित्य और समागम की मेजबानी कर रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल कार्यक्रम नहीं, ये विचार का उत्सव है, शब्दों का संगम है और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक सेतु है। यह आयोजन न केवल साहित्य को पंख देता है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर उजागर करता है। हर साल यह आयोजन नई ऊंचाइयों को छूता है, नए आयाम स्थापित करता है और साहित्य की दुनिया में नए मानक गढ़ता है। साहित्य के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो वृत्ति होती है वो किसी ना किसी उससे जुड़ा हुआ होता है और वो जुड़ा हुआ होता है तो उसके मन के भाव भी खुले हुए होते हैं। साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को करुणा से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को विनम्र बनाता है, साहित्य मनुष्य को चिंतनशील बनाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए तो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जन कल्याण के ग्रंथ, श्लोक लिखे हैं। उन्होंने ज्ञान को साहित्य के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है, उसे लोकप्रिय बनाया है, उसे जन जन को बनाया, उसे जनप्रिय बनाया। मित्रों, व्यक्ति को अनुभूति जब होती है वो तीन प्रकार से होती है। या तो वो देख करके होती है, या वो सुन करके होती है, या वो पढ़ करके होती है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह की अनुभूति उसको होती है, उसके मन में जो प्रश्न आते हैं और जो उसकी सोच बढ़ती है, वो हमारे साहित्य का ही एक दर्पण होता है। और इसलिए हमारी अनुभूति जो होती है, उस अनुभूति के आधार पर ही हमारा साहित्य गढ़ा जाता है। चाहे मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध हमारे वीरों को प्रेरित करना हो, चाहे आजादी के आंदोलन में सेनानियों में जोश भरना हो, चाहे आपातकाल के दिनों में तानाशाही शासन को चुनौती देना हो, चाहे युद्धों में सीमा पर सेना का हौसला बढ़ाना हो, साहित्य हर दौर में हर समय राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। साथियों, जब हम साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं तो मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रेरक संदेश याद आता है। उन्होंने कहा कि कहीं भी आप कार्यक्रम में जाते हो, गुलदस्ता नहीं, पुस्तक भेंट करनी चाहिए, पुस्तक भेंट करनी चाहिए। तो हमारे साहित्य का दर्पण है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक दृष्टि है, एक सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान है। गुलदस्ता कुछ दिनों में मुरझा जाता है, लेकिन पुस्तक पीढ़ियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इसलिए हमें पुस्तक भेंट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का यह कथन उनके गहन साहित्यिक प्रेम को दर्शाता है। किताब केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है। साथियों, राजस्थान केवल किलों और महलों की भूमि नहीं है, यह साहित्य, संगीत और कला की एक पुण्य भूमि है, जहां सदियों से रचनात्मकता का दीपक जलता आया है। आमेर के किले से लेकर हवा महल तक हर पत्थर की कहानी अलग है। जिन देशों से जो हमारे साहित्यकार आए हैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे देश से स्वागत, हमारे जो देश से लोग आए उनका भी स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से यह ऐसा संगम है कि जहां हम आने वाली पीढ़ी को दिशा देने का काम करते हैं। और यह भी निश्चित है कि आप जो लिखेंगे हमारे युवा उसको पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ने के बाद वो अनुभूति होनी चाहिए, उस साहित्य पर गर्व होना चाहिए, उस साहित्य को चिरंजीवी बनाने की कल्पना भी होनी चाहिए। यही कहते हुए आज इस उद्घाटन सत्र में आपने मेरे को बुलाया। निश्चित रूप से मैं आयोजकों को और आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा जानबूझकर एक फर्जी और तोड़ मरोड़ कर बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाया गया। उनका आरोप है कि इस वीडियो के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की छवि खराब करने और समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतिशी ने किसी भी सिख गुरु का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें यह साफ हो गया है कि वीडियो में गुरु शब्द तक का इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ दिनों से एक प्रकरण चल रहा था जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मंत्री, इनकी मुख्यमंत्री, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, इनके सांसद एक झूठी वीडियो को चलाकर ये दावा कर रहे थे कि आतिशी जी ने सदन में सिख गुरुओं के बारे में कुछ गलत शब्द प्रयोग किए, जबकि उस वीडियो के विषय में बार बार ये बात कही जा रही थी कि उस वीडियो में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, आप सुन के बता दीजिए कहां पे है। और आज जो एक फैसला ऑर्डर पंजाब के जलंधर के एक कोर्ट से आया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कपिल मिश्रा को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। आज पंजाब के जलंधर के कोर्ट के सामने कपिल मिश्रा जो वीडियो ट्वीट करते हैं, एक्स के सोशल मीडिया अकाउंट पे डालते हैं, उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई और कोर्ट ने इस बात को माना, एक कि फोरेंसिक रिपोर्ट ये साफ करती है कि इस वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है और बाकायदा साइंटिफिक मेथड से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये देखा गया कि क्या गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आजकल तो जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं दोस्तों, उससे ये पता चल सकता है कि कौन से शब्द का उच्चारण किया गया। तो द रिपोर्ट फ्रॉम द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैज बीन रिसीव्ड वेयरइन it has been reported that on the basis of auditory and spectrographic examination and metadata properties, it has been concluded that the word guru was not uttered by the speaker in the audio extracted from the file so and so, जिसकी हैश वैल्यू so and so है। और वो फाइल कौन सी है? कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया, उस वीडियो की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इन दो साइंटिफिक मेथड से की गई। मेटाडेटा की प्रॉपर्टीज को एग्जामिन किया गया, ऑडिएटरी एंड स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन किया गया और उससे ये बात साबित हुई कि गुरु शब्द बोला ही नहीं गया उस वीडियो में। ये बात अदालत ने मानी। इसके बाद क्या बचा? बर्खास्त करें कपिल मिश्रा को। एक दिन कपिल मिश्रा जैसे आदमी को मंत्री पद पे रहने का वो नहीं है क्रेडिबिलिटी, एक दिन। तो दोस्तों आज आपके सामने हमारी मांग है देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि अगर आप देश के अंदर कानून व्यवस्था के लिए सही में सोचते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में सही में आपकी कोई दिलचस्पी है, तो कपिल मिश्रा को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।